ये है भारत मंडपम और इससे नजरें हटाना किसी भी भारतीय की बस की बात नहीं है। और इसी भवन में भारत ने G20 को होस्ट किया है और इन टॉप 20 कंट्रीज के बीच अगले जितने भी समिट्स और फोरम्स होंगे उन्हें भारत के द्वारा ही होस्ट कराया जाएगा। बट डिड दिस क्वेश्चन कम टू योर माइंड? व्हाट इज G20? व्हाई डज दिस ग्रुप एग्जिस्ट? इसे बनाने के पीछे क्या मकसद है? क्यों हर साल ये देश एक दूसरे से अलग अलग जगह पर मिलते हैं? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। तो देखिए, G20 को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा G7 को, क्योंकि G7 G20 से पहले बना था। सो लेट्स गो इन 1970s। इस समय दुनिया की इकोनॉमिक कंडीशंस काफी खराब चल रही थी। वैसे तो इसके कई ढेरों रीजंस निकाले जा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा रीजन था 1973 की ऑयल क्राइसिस। दिस क्राइसिस स्टार्टेड देन जब अरब कंट्रीज ने ऑयल पर एक एम्बार्गो लगाया एंड देन उन कंट्रीज को ऑयल सेल करना बंद कर दिया जो इजराइल के सपोर्ट में थे। वॉज मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज सच एज अमेरिका एंड यूरोप। ये वेस्टर्न कंट्रीज मिडिल ईस्ट से आने वाले ऑयल पर बहुत ज्यादा रिले करते थे और इसकी वजह से हैवी इकोनॉमिक रिसेशन देखने को मिला। इनकी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अगर इस इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर करना है तो हमें साथ में एक्शन लेने की जरूरत होगी। इकोनॉमी को वापस ट्रैक पर लाने के लिए हमें साथ में बैठकर इकोनॉमिक पॉलिसीज बनानी चाहिए। और फिर अमेरिका के व्हाइट हाउस में इन देशों के फाइनेंस मिनिस्टर्स के बीच कुछ इनफॉर्मल मीटिंग होती है। इन 1973 अमेरिका, फ्रांस, यूके एंड वेस्ट जर्मनी के फाइनेंस मिनिस्टर एक दूसरे से मिलते हैं। आफ्टर 2 years इटली और जापान को भी इंक्लूड कर लिया जाता है एंड इन 1975 द फर्स्ट G6 मीटिंग टेक्स प्लेस, इट्स फर्स्ट ऑफिशियल मीटिंग। इसके बाद 1976 में कनाडा ने भी ज्वाइन कर लिया एंड दिस ग्रुप ऑफ G6 becomes ग्रुप ऑफ G7। द 7 countries were among the most developed countries of their time। इनकी इकोनॉमी दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में से थी, लेकिन इनके अलावा ऐसी बहुत सी चीजें थी जो कॉमन थी। इन सभी देश में लिबरल डेमोक्रेसी थी जो कि ह्यूमन राइट्स और इंडिविजुअल फ्रीडम जैसे वैल्यूज को प्रमोट करती थी। पॉलिटिकल कोल्ड वॉर के समय ये सारी कंट्रीज वेस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा थी, तो आइडियोलॉजिकली के लिए भी सेम कह सकते हो। और इकोनॉमी तो ऑफ कोर्स ये सब ऑयल क्राइसिस और रिसेशन जैसी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। सो देयर मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू सिट टुगेदर एंड मेक इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज। इन 1998 रशिया बिकम 8th मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, लेकिन 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया को इन्वेड किया था उसके बाद से रशिया को इस ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया था एंड इट बिकम G7 अगेन। और इसी तरह से G20 की शुरुआत भी इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से हुई। सन 1997 की एशिया फाइनेंशियल क्राइसिस, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड के देशों में इस समय एक भयंकर फाइनेंशियल क्राइसिस आई। ये क्राइसिस इतनी बड़ी थी कि इसकी वजह से हांगकांग, लाओस, मलेशिया, फिलीपीन और कुछ हद तक चीन, जापान, सिंगापुर, ताइवान और वियतनाम जैसे भी देश इन्फेक्ट हुए। इन देशों में करेंसी की वैल्यू तेजी से नीचे गिरने लगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगी और कुछ देश में तो दंगे भी देखने को मिले। इसके नेक्स्ट ईयर 1998 में रशिया में भी फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिली। यही कारण था कि रशिया को G7 में इंक्लूड कर लिया गया। इस समय पर G7 के मेंबर्स ने ये भी रियलाइज किया कि दुनिया समय के साथ साथ और इंटरकनेक्टेड बनती जा रही है। ग्लोबलाइजेशन इतना ज्यादा देखने को मिल रहा है कि किसी एक देश में प्रॉब्लम होती है तो उसका असर बाकी के देशों पर भी पड़ता है। इसलिए अगर पूरी दुनिया में हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लानी है और भारी रिसेशन को होने से रोकना है तो हमें दुनिया की जो इमर्जिंग इकोनॉमी है उसके साथ बैठकर एक्शन प्लान बनाने होंगे। तो 26 सितंबर 1999 में G7 की फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग के दौरान G20 ग्रुप की स्थापना कर दी जाती है। इस ग्रुप में डेवलप्ड कंट्रीज को तो इंक्लूड किया ही जाता है, बट द क्वेश्चन इज दिस कि इस G20 में किन देशों को रखा जाए और किन देशों को नहीं रखा जाए। द फर्स्ट क्राइटेरिया इज दिस कि जो G7 के मेंबर हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे। उसके बाद ये देखा जाता है कि दुनिया के सबसे बड़े देश कौन से हैं, इस देश की इकोनॉमी इसको हैंडल कर सकती है। इसके बेसिस पर चाइना, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और रशिया को इंक्लूड कर दिया जाता है। देन इट इज सीन व्हिच आर द बिगेस्ट रीजनल पावर, क्योंकि दुनिया के हर एक रीजन का कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है। इस रीजन से एशिया में इंडोनेशिया और साउथ कोरिया, साउथ अमेरिका से ब्राजील और अर्जेंटीना, नॉर्थ अमेरिका से मैक्सिको, ओशियन रीजन से ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट के रीजन से साउथ अरब और टर्की और यूरोप में G7 कंट्रीज के अलावा पूरे यूरोप को रिप्रेजेंट करने के लिए यूरोपियन यूनियन को एज अ होल कंसिडर कर दिया जाता है। सो टुडे देयर 19 कंट्रीज एंड 1 इज यूरोपियन यूनियन। तो अब इंटरेस्टिंग चीज ये है, क्योंकि G20 को बनाने के पीछे असली मकसद सिर्फ फाइनेंशियल क्राइसिस को डील करना तो था ही, तो ये G20 ग्रुप की मीटिंग सिर्फ इन देशों के फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर के बीच में होती थी। कई सालों तक ऐसा ही होता रहा जब तक साल 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आई। तब इन देशों ने रियलाइज किया कि हमें और सीरियसली मीटिंग करनी चाहिए। सिर्फ हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ही नहीं बल्कि हमारे देशों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को भी मिलना चाहिए और इन कंट्रीज के बीच कॉर्पोरेशन एक नेक्स्ट लेवल पे होनी चाहिए। अगर हमें ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस को रोकना हो तो फर्स्ट G20 लीडर्स की ऑफिशियल समिट 2008 में कंडक्ट हुई।
फर्स्ट समिट अमेरिका में हुआ, जिसमें सारे देशों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि वे अपने बीच के ट्रेड बैरियर्स नीचे घटा देंगे, स्पेंडिंग बढ़ाएंगे, इन टोटल $4 ट्रिलियन खर्च करेंगे ताकि सभी की इकोनॉमी को रिवाइज किया जा सके। टोटल में G20 के सारे देश मिलकर ग्लोबल जीडीपी में 85% कंट्रीब्यूट करते हैं। 75% से ज्यादा ग्लोबल ट्रेड इन देशों में होती है और 2/3 से ज्यादा दुनिया की पॉपुलेशन यही रहती है। 2008 के बाद हर साल G20 की समिट हुई है और हर साल अलग अलग देशों में होती है। इन G20 मीटिंग्स में जो एजेंडा बिठाया जा रहा है और जो काम हो रहा है उसे स्मूथली चलाने के लिए एक ट्रोइका सिस्टम का यूज किया जाता है। इस ट्रोइका में 3 देश एक साथ मिलकर काम करते हैं। करंट G20 प्रेसिडेंट, पिछले साल का G20 प्रेसिडेंट और आने वाले साल का G20 प्रेसिडेंट। लास्ट ईयर G20 इंडोनेशिया में हुई थी, इस साल भारत में और 2024 में ब्राजील में होगी। तो इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील ट्रोइका कंट्रीज हैं। G20 की जो प्रेसिडेंसी है ये रोटेशनल बेसिस पे काम करती है, जो कि 20 मेंबर्स हैं। G20 के हर साल एक अलग मेंबर को प्रेसिडेंट बनाया जाता है। अगर आप लिस्ट देखो, 2008 की पहली समिट से लेकर ये 18th G20 समिट है। सिर्फ अमेरिका ही ऐसा देश है जहां पर 2 बार ये समिट कंडक्ट कराई गई है, 2008 और 2009 में। लेकिन उसके बाद से हर एक देश को एक एक करके बारी मिलती है। उसके बाद यूके, कनाडा, साउथ कोरिया, फ्रांस, मैक्सिको, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, टर्की, चाइना, जर्मनी, अर्जेंटीना, जापान, सऊदी अरबिया, इटली, इंडोनेशिया और 2023 में इंडिया में। अब सिर्फ 2 ही मेंबर्स बचे हैं G20 के लिए जहां पर अभी तक G20 की समिट्स नहीं हुई हैं, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। और इसलिए अगले साल G20 की समिट ब्राजील में होगी और 2025 में साउथ अफ्रीका में होगी। उसके बाद ये ऑर्डर दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। अब इन 20 देश के अलावा कुछ गेस्ट कंट्रीज को भी इसमें इनवाइट किया जाता है, जैसे कि स्पेन के पास तो इनका परमानेंट इन्विटेशन है ही। इसके अलावा होस्ट कंट्रीज भी बाकी देशों को इनवाइट कर सकती हैं। तो इस साल इंडिया ने 9 देश को इनवाइट किया है, जिसमें मॉरिशस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, सिंगापुर, स्पेन, UAE, बांग्लादेश, इजिप्ट और ओमान। और इसके अलावा परमानेंट गेस्ट लिस्ट में कुछ और भी बड़े इंस्टीट्यूशन शामिल है, जैसे कि अफ्रीकन यूनियन, यूनाइटेड नेशंस, WHO, WTO, IMF और एशिया की चेयर कंट्रीज। इस साल के G20 में इंडिया ने वसुंधैव कुटुंबकम की थीम को सेट किया है और ग्रीन डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जैसी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दिया है। इसके साथ साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और वुमेन लीड डेवलपमेंट पर भी फोकस रखा गया है। तो ये थी G20 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़। आई होप आप सबको ये न्यूज़ उतनी ही इंटरेस्टिंग लगी होगी जितना ही इंडिया को G20 को होस्ट करते हुए लगा था। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल के साथ और जाने से पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और इंडिया को सैल्यूट कीजिए। धन्यवाद।